नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। पूरी दुनिया वैलेंटाइन वीक मना रही है, हर तरफ प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही हैं, लेकिन सियासत का नजारा तो कुछ और ही है जनाब। प्यार और मोहब्बत की बात तो दूर, यहां तो सियासी नफरत नए नए रिकॉर्ड बना रही है। राहुल गांधी एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार बुला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी पलटवार में कोई कमी नहीं है। इतिहास के पुराने कैलेंडर खंगाले जा रहे हैं, किताबों का जखीरा निकाला जा रहा है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं बल्कि नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी के दौर तक की सबको लपेटा जा रहा है। कोई राहुल गांधी को लंपट कह रहा है तो बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के लिए अपशब्द कहे और प्रधानमंत्री को धमकी दी। सवाल है कि आखिर विरोध का दायरा कहां तक बढ़ गया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस और मेरे साथ होंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो धुरंधर सांसद। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका अभिनंदन है। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद, स्वागत है आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। तो आज हम भी सवालों की लिस्ट के साथ स्टूडियो में, जनता भी तैयार है, इसलिए आज के आर पार में सिर्फ बहस नहीं होगी बल्कि देश की सियासत का एजेंडा तय होगा। और मेरे साथ एक्सपर्ट का बड़ा पैनल मौजूद है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे एक्सपर्ट के पैनल का। सतीश केसिंग मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ जवाद साहब मौजूद है, मेरे साथ संजय राणा है, मेरे साथ राइटर वेल नोन जर्नलिस्ट शांतनु गुप्ता है। अभिनंदन है तमाम लोगों का। चलिए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है, आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। ये टकराव, ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है ये तनाव, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। मर्यादा का दायरा पार करता सियासी दांव। आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी। सवाल है, क्या सियासी विरोध का दायरा अब सारी लक्ष्मण रेखा पार कर चुका है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर की यह तस्वीर देखिए। कोशिश चल रही थी कि सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल बनाया जाए, लेकिन यहां जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में घुस गए, उन्हें अपशब्द कहे और प्रधानमंत्री को धमकी दी। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे? किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की और मैंने चुपचाप बैठी थी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। दो केंद्रीय मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, इसी बीच राहुल गांधी वहां पहुंच गए और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर खींचने लगे। ये दूसरी तस्वीर देखिए। राहुल गांधी ऐसे अंदाज में खड़े हैं कि सदन में आना जाना मुश्किल हो रहा है। भारत माता को बेचने, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने जैसी तमाम घटनाएं भी संसद में हुई। सवाल है कि क्या संसदीय मर्यादा को पूरी तरह रौंदने की तैयारी हो चुकी है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब आर पार का प्रश्नकाल। सियासी विरोध का स्तर अब निजी दुश्मनी में बदला है। संसद का एजेंडा विपक्ष ने डिरेल किया या फिर सरकार इसके में शामिल थी? विपक्ष ने प्रधानमंत्री और स्पीकर की पद की गरिमा पर ठेस पहुंचाई और बड़ा प्रश्न, राहुल गांधी ने क्या एलओपी पद के स्तर को गिराया है जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? तो यह आज का प्रश्नकाल है
और मेरे साथ आज का आर पार के इस सुपर स्पेशल में आप लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। आज पहले सवाल जवाब राउंड होगा, फिर बयान वाला राउंड होगा, फिर वीडियो वाला राउंड होगा, जनता के सवाल होंगे, एक्सपर्ट्स के सवाल होंगे और रैपिड फायर राउंड होगा। तो आज का आर पार थोड़ा अलग होगा, थोड़ा जबरदस्त होगा और देश की सियासत का एजेंडा करेगा तय। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल जवाब राउंड। सबसे पहले विपक्ष से ही शुरुआत करते हैं। इमरान मसूद साहब, आखिरकार सदन में ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है? बदले बदले मेरे हुजूर नजर आते हैं। देखिए, सदन में जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सदन की मर्यादाओं के विपरीत है। मैं असेंबली में भी रहा, अब पार्लियामेंट में भी हूं, लेकिन सदन के अंदर नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों का जो प्रोटोकॉल है वो सेम है। अगर नेता सदन खड़े होंगे तो उनको इंटरवीन करने के लिए बोला जाएगा और नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी माइक खोला जाएगा। लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं वैसे ही या तो माइक बंद होगा या इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि परंपरा ये है कि नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने के बाद स्वतः इजाज़त मिलती थी। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष को ना बोलने देने का वो रहा, उसी पर हंगामा रहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए और उसी हंगामे को लेकर के ये पहली मर्तबा हुआ कि प्रधानमंत्री जी का भाषण पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सका। जी। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी को चांस ही नहीं देना चाहते थे, वो बोल ही ना पाए? कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उनका मजाक उड़ाने का प्रयास हुआ। देखिए, यह आरोप निराधार है। पहले 40 मिनट बोले थे, दूसरी बार में भी जब वो बजट पे भी बोले हैं तो भी आराम से पौन घंटे से ऊपर बोले हैं। राजनीति यह कहती है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत लाभ होता। मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और अमित शाह जी की रणनीति के बाद और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बाद यदि कोई एक फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, वो होते हैं राहुल गांधी के वक्तव्य। मगर सदन की मर्यादा और संवैधानिक शुचिता यह कहती है कि सदन के पटल के ऊपर व्यवस्था के तहत बोलें। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई किताब तभी कोट कर सकते हैं जब वो किताब पब्लिश जी। जब आपसे कहा गया कि ऑथेंटिकेट करना है, तो ऑथेंटिकेट करना एक प्रक्रिया है संसद में। आपने जो बोला है वो आप किताब प्रस्तुत करेंगे, एक फॉर्मेट है, उसमें आप सिग्नेचर करेंगे कि मैं यह प्रमाणित करता हूं। वो कह रहे हैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। अरे अभी नहीं होता भाई, वो एक प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, वो कहे कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो वो कहे कि नहीं आपका रीचेक हो जाएगा, तो अभी करिए। नहीं साहब, वो स्क्रूटनी के फॉर्म के थ्रू आप आएंगे, देन इट विल बी रीचेक्ड एंड देन इट विल बी एस्टैब्लिश। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि राहुल गांधी जी सिर्फ संसद में नहीं, संसद के अंदर या बाहर जिस ढंग की अमर्यादित, उच्छृंखल और उद्दंड भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, हमें फायदा कर रहे हैं अलग बात है, राजनीति का स्तर नीचे ले जा रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं जो अगर उन्हें समझ में आए। आज के जमाने के सबसे अजीम शायर वसीम बरेलवी जी का एक शेर है, कौन सी बात कैसे किस तरह से कही जाती है, ये सलीका पता हो तो हर बात सुनी जाती है। ओके, जवाब, वो सलीका पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो फॉलो करते हुए 40 देखिए, सबसे पहली बात तो कि 2 बार राहुल जी नहीं बोले और 40 मिनट नहीं बोले, 40 मिनट में 50 बार इंटरवीन किया गया। और दूसरी बात, जो किस किताब का उन्होंने जिक्र किया, उस किताब के लिए बाकायदा नियम स्पीकर साहब ने दिए कि कोई उद्धत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी के एमपी किताबें लहरा करके चरित्र हनन की बातें कर रहे थे और जिस तरह की शब्दावली पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बोली जा रही थी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों के ऊपर आज देश खड़ा हुआ है, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया, ये बहुत ही दुखद है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक्सपर्ट से सवाल ले रहा हूं। देखिए, दोनों बात कहना चाहता हूं। अय्याश बोला गया सदन के अंदर। देखिए, इस विषय पे आपको ही दिए इंटरव्यू में हमारे उन सांसद महोदय ने कहा कि उनके अनुसार तो किताबों में उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द थे जो वो नहीं बोलना चाहते थे। और दूसरी बात है, जो किताबें कोट की गई वो सब पब्लिश्ड हैं और इनके नेताओं के द्वारा लिखी गई हैं। हाँ, जहां तक इन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों पर देश खड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों पर देश खड़ा नहीं था, देश पड़ा था।
जब उनकी नीतियां उखड़ी हैं उसके बाद देश खड़ा हुआ। एग्जाम्पल देता हूं, 91 में खड़ा है, अब जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट। 91 में मनमोहन सिंह जी ने बतौर वित्त मंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार में जब खुली अर्थव्यवस्था लाए, उसके बाद भारत उभरा। यानी नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म जब तक खड़ा था तब तक भारत दबा था 1.5% 2% की ग्रोथ रेट और 10-12% की महंगाई में। और जब नेहरूवियन मॉडल उखड़ा और उखड़ के नीचे पड़ा, तब भारत की शक्ति का एक नया स्वरूप उठ के खड़ा पड़ा। जवाब, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। देश के अंदर खाद्यान्न के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बांध का निर्माण किया। भागड़ा नेकल बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध बना। नेहरू जी को अयाश कह दिया इन लोगों ने। एक मिनट साहब, भागड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया, एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने दब सपना देख लिया था चंद्रयान का, और चंद्रयान का सपना उस वक्त देख करके खड़ा किया। देखा उन्होंने, किया पूरा मोदी जी ने। समय तो मोदी जी ने आते ही थोड़ी पूरा कर दिया। भाई साहब, भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था, तो अंग्रेज आए काहे थे यहां? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े, आप जाके पढ़िए। ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है कि दैट हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ ग्रीक्स गोल्ड। यूनान का सारा गोल्ड यहां आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, भाखड़ा नंगल बांध भारत का पहला डैम जो बना है, कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक तो जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे। आपको पता है दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो बेंगलुरु 1902 में, जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल, दुनिया का पहला हॉस्पिटल, बेंगलुरु में 1913 में बना। अब अगर आपसे यह भी बताना चाहूं, भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में, और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद। जी, अब मैं एक और बात भी कह दूं, जी, भारत के पहले इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी जिनके की बर्थडे पे 15 मार्च को हम सब इंजीनियर्स डे मनाते हैं, वो भारत की आजादी से पहले ही उन्होंने भारत के अंदर इंजीनियरिंग को स्थापित किया था, जिनका नाम बोलने में राहुल गांधी जी हड़बड़ा गए थे, विश्वेश्वरैया बोले थे। अगर कहीं यह कह दिया जाता पूरा नाम बोलो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए ये चाचा जी ने जो टोपी पहनाई है कि सब कुछ हमने किया, सब कुछ हमने किया, सब कुछ बाद में किया, भाई साहब जिस समय भारत आजाद हुआ, एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 47 में, चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी। चाइना के बाद उतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत के थे, मगर चाचा जी ने सब खत्म करके ऐसी हालत बनाई। पर आप तो कह रहे सुधांशु जी चाचा नेहरू ने कुछ करा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है? मैंने किया नहीं, चाचा नेहरू ने काम नहीं किया, काम तमाम किया। ओके, काम नहीं किया, काम तमाम किया। ओके, आप यहां खड़े हो, ओके, वो कह रहे काम नहीं किया, काम तमाम किया, लेकिन फिर मेरे को एक्सपर्ट्स का राउंड खोलना है, फिर वीडियो राउंड भी आने वाला है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति के योगदान को इनकार नहीं करेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर के दे करके गया है। अब आप बात करते हो 70 साल की, लेकिन जब 12 साल पे आते हो तो 12 साल पे आपकी गाड़ी रुक जाती है। आपने ट्रेड डील कर करके पूरा देश बेच दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बता दिया। आपने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। आप में यह हिम्मत नहीं होती कि ट्रंप कहता है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। आप में यह हिम्मत नहीं होती कि यह कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमने इसमें कृषि को शामिल नहीं किया। ट्रंप ट्वीट कर करके उसके अंदर सारी चीजें क्लियर कर रहा है। आप में हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप तो ट्रंप की सेवा के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं पूरी तरह से, ट्रंप की सेवा में लगे हुए हैं। एक सेकंड, शांतनु गुप्ता, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है? इमरान मसूद से आपका सवाल है, सवाल क्या है? इमरान भाई, जय श्री राम। मैं थोड़ा अपोजिशन को समझने की कोशिश करूंगा आपके थ्रू, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे, फिर आप समाजवादी में रहे, आप बसपा में रहे, और फिर आपकी घर वापसी हुई, मतलब असली घर वापसी नहीं हुई, पॉलिटिकल घर वापसी हुई। आप ये बताइए, इन तीनों में से सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी, सबसे डेमोक्रेटिक लीडर कौन सा है तीनों का? राहुल गांधी हैं कि पीछे अखिलेश यादव हैं कि मायावती हैं? आपने तीनों के साथ काम किया। वो कह रहे अखिलेश यादव डेमोक्रेटिक नहीं है, मायावती डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक है। वो कह रहे राहुल गांधी है। मैंने राहुल जी के लिए कहा, राहुल जी। ठीक है, सतीश जी आपका सवाल क्या है? सुधांशु जी,
सुधांशु जी की पूरी शक्ति इसी में जाती है कि नेहरू जी को एकदम बदनाम किया जाए। नेहरू जी, देखिए सुधांशु जी की सुने तो नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अंग्रेजों ने किया या फिर मोदी जी ने किया, बीच में वाजपेयी जी ने भी कुछ किया। क्या ये राजनीतिक विमर्श का ये सही बात है क्या? मुझे लगता है जब आप विश्लेषक हैं तो तथ्य पे बोलना चाहिए। मैंने कोई फैक्ट गलत बोला हो तो आपको काउंटर कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, नेहरू जी की एक सेकंड सुन ले, नेहरू जी की आलोचना करने में शक्ति नहीं जाती है। नेहरू से अभी तक चिपके बैठे हैं कांग्रेस वाले 100 साल के बाद भी। 1930 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 2026 में भी पार्टी की हाई कमान वही है। तो भाई साहब शक्ति तो आप खत्म कर रहे हैं। और जहां तक यह बात है, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, अगर किसी देश के आगे सरेंडर होता है तो क्या होता है, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा फैक्ट बोलिएगा। ठीक है, 19 नवंबर, एक सेकंड, 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 79, 19 नवंबर 1962 का लेटर, जिसमें वो कहते हैं अमेरिका से कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स का स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट भी नहीं है, आप ही के पायलट चलाएंगे, आप ही के टेक्नीशियन रहेंगे, आप ही का रडार ऑपरेट करेगा, आप इन ए वे उसको हमारी कमांड आप लीजिए। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड किया है। और उस समय जो भारत के राजदूत थे अमेरिका में, बीके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के सगे भतीजे थे, यानी चाचा का सगा भतीजा, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर देने जा रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति के एडवाइजर को, मैं इतनी शर्म का अनुभव कर रहा था कि लौट के आके मैं अपने को रोने से नहीं रोक पाया कि हमने वर्चुअली सरेंडर करके अपनी एयरपोर्ट की चीज दे दी। सर फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट पे काउंटर करिएगा। देखिए सुधांशु जी तो बोलने लगेंगे तो चुप नहीं होंगे। अरे आज चलिए आप लगाते हैं आरोप कि कैनेडी को उन्होंने पत्र लिखा, क्या गलत किया था जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था? उस समय तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं, मैं करता हूं जस्टिफाई कि भाई दुश्मन अगर आपके दरवाजे पे खड़ा है तो लो उसका भी सपोर्ट जो अब तक नहीं मिल रहा था। क्या गलत था उसमें? क्या गलत था? ये तो नहीं था ना कि आज आप अमेरिका के साथ डील पे पूरा भारत में झंडा लहरा रहे हैं। ओके भाई एक मिनट, क्या झंडा लहराया जरा बोलिए, फैक्ट बोलिए। आप नेता हैं कि आप विश्लेषक हैं? बोलिए, फैक्ट बोलिए, कौन सी चीज का झंडा? ये हम बोल रहे हैं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। सुनिए, मैं आपसे दब नहीं रहा हूं, मैं सुन लीजिए। आपने 1 साल पूरे ट्रंप को गालियां दी, दिलवाई, और अब जो है फिर मैं तो कहता हूं कि झंडी निकाल करके ट्रंप चाचा जिंदाबाद के नारे लगाइए। आप ये यहाँ पे बता के जाइए कि भारत का अमेरिका के साथ इस डील में आपने क्या हासिल किया। ओके ठीक है, ये सवाल है आपका। भाई साहब एक मिनट, मैं अभी बताता हूं। पहले आप बताइए क्या गंवाया, बोलिए। की सरकार नहीं, अभी पहले इनसे पूछवाइए, ये गलत है तथ्य। भाई देखिए, फैक्ट बोलते नहीं है, भाषण दे रहे हैं। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जस्टिफाई किया कि 62 में किया, वो तो मैं उत्तर पहले दे चुका हूं। अरे चाइना के पास 49 में एयरफोर्स थी, हमारे पास 32 से थी, और हमने क्या किया, शांति के कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, और जब जंग के जहाज उड़ाने की बात आई तो हाथों के तोते उड़ गए। ये वस्तुस्थिति थी। अरे आपने इसलिए आप कह रहे हैं। अब आज की डील की बात करिए, आज की डील। आज सोनिया गांधी जी आज तो हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, उनके बारे में नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि एक पार्टी में सोनिया जी ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि मैं आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकती, इसके लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव है, और अमेरिका से दबाव है। यह कौन कह रहा? आज की सोनिया गांधी जी के बारे में आपके विदेश मंत्री नटवर सिंह खुद बोल रहे हैं। ये होता है सरेंडर। इमरान मसूद से सवाल क्या है? 2-3 सवाल आपसे हैं। एक सवाल छोटा सवाल। आप इमरान मसूद ये बार बार संविधान की बात करते हैं, इनको लगता है एलओपी जो है वो संविधान का पालन करते हैं क्या? ये जो सांसद सदस्य साहब खड़े हैं ये संविधान का पालन करते हैं? संविधान प्रधानमंत्री को जी ये संविधान के पेज कितने बुक में नहीं पता होगा दोनों नेताओं को, हम तो चैलेंज करते हैं। जवाब वो कि आप लोग संविधान का पालन कर रहे हैं, पेज पूछिए कितने। ओके सुनिए, मैं वकील नहीं हूं, ये तो ये बताएंगे, ये वकील साहब। ये भी वकील नहीं है, वकील नहीं हूं। अरे शांति। जहां तक संविधान के मानने की बात है, देश कोई भी देश हो वो कानून से ही चलता है। लेकिन एलओपी मान कहां है? अरे आपके कहने से मान लेंगे। एलओपी मान नहीं रहे, बात आप कह रहे हैं, आपके कहने से मान लेंगे। क्या नहीं मान रहे आप ये बताएंगे ना। अच्छा एलओपी क्या नहीं मान रहे? संसद को चलने दे रहे हैं, ये बताइए। संसद को चलने दे रहे हैं, सुबह उठ के आते हैं, बोलते हैं मैं ये बोलूंगा,
ऐसे थोड़ी ना होता है। किसने कहा? अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप- एक- एक- आपने- अच्छा, आपने- एक एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल, पार्लियामेंट एक सेकंड, में एक देखा? सेकंड, अरे, एक सेकंड, एक इमरान भाई बिल्कुल सीधा सा प्रश्न देखिए, जो पूरा जो झमेला हो रहा है उस किताब के कारण हो रहा है। मैं खुद लेखक हूँ, 12 किताबें लिखी हैं, एक एक पेज पे जो लिखते हैं उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि किताब में हमें 100 रेफरेंस देने पड़ते हैं, पब्लिश किताबों के पेज नंबर के साथ, लाइब्रेरी के साथ, एडिशन के साथ। अब पेंगुइन ने कह दिया मेरी भी किताबें पब्लिश हुई है, पेंगुइन से कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। अब अनपब्लिश किताब को आप किसी को भी लेके आ जाए, पे कैसे बिक रही थी वो? कहीं नहीं बिक रही थी। प्री बुक पेंगुइन ने ऑर्डर लिख दिया कि वो गलत है, उसने कह लिख दिया कि हम। अच्छा, मैं अब मैं वीडियो राउंड में लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका सवाल सुधांशु त्रिवेदी का छोटा सवाल। देखिए, बहुत छोटा सा सवाल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जवाब बड़े लंबे। आपने कहा कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है, ये बड़ा बड़ा मतलब मारा है। हमने नहीं बोला है। नहीं, ये यूरोपियन आपने उसका बड़ा क्रेडिट लिया। आप कहते थे मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह है। क्या ऐसी बात हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब सदन के अंदर राहुल गांधी साहब को फेस नहीं कर पा रहे? राहुल गांधी साहब के पास 100 सीटें हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आज की डेट में, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी पे इस वक्त भारी नजर आता है कि राहुल गांधी साहब बोलना चालू होते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो जाती है। और जो बात कही जाती थी, एक अकेला सब पर भारी, क्या है ऐसी परेशानी? बताइए कि सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देने नहीं आते हैं। ओके, इन्होंने अच्छी बात बोली है। एक अकेला जानते हैं सारे कांग्रेसियों पर भारी, एक अकेला इतना भारी कि 140 साल, सर अपने टर्न में बोलिए, 140 साल में कांग्रेस को सबसे नीचे ले आया एक अकेला। मतलब वो तिलक से लेके गांधी, नेहरू, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव, सबने जो बनाया एक अकेले ने सबका भट्टा बैठाया। अब रही बात इसकी जो इन्होंने कहा, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं राहुल गांधी जब आ जाते हैं तो आप डर जाते हैं। सुनिए, सदन में जब बोल रहे थे तो इमरान मसूद साहब भी उससे एक रो पीछे भाई, इमरान मसूद ने सबसे ज्यादा ताली बजाई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं किसी नेता का नाम लेके उसके लिए कांग्रेस में समस्या नहीं पैदा करना चाहता हूं। आप लोग खुद देखिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जब वो राहुल गांधी चौक कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, चौक कर रहे थे, तो इमरान मसूद नेताओं के चेहरे देखिए, वो अंदर से कितने घबराए हुए लग रहे थे। लाइव पता नहीं ये कौन से मुंह से क्या निकालेंगे और उसके बाद हमारे लिए समेटना मुश्किल। आप पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी के पीछे बैठते हैं इमरान मसूद, और राहुल गांधी के करीबी मतलब नेताओं में से, सांसदों में से एक है। जब वो चौक कर रहे थे, जब वो सब बात ये हंस रहे थे, बाकी घबराए नहीं, सबसे ज्यादा ताली यही बजा रहे थे, नहीं हंस रहे थे। अब और सुधांशु त्रिवेदी, आप जेपी नड्डा को आप डिफेंड करते हैं, लेकिन आपने अबोध बालक के विषय पे जो पार्लियामेंट में डिफेंड करा, उसका वीडियो प्ले करिए। मैं फिर इमरान मसूद आपके पास आऊंगा और सुधांशु जी आपके बताऊंगा। प्ले दैट बाइट। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है सर। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, मैं थोड़ा सा कह दूं, जो आज जो है उपसर्ग होता, प्रत्यय नहीं। प्रत्यय बाद में लगता, मेरे मुंह से वहां वो निकल गया था। बोध का मतलब होता है ज्ञान, सभी को पता है। अबोध जिसको ज्ञान ना हो। अब मैंने आपको बता दिया कि जिसे यह ना पता हो कि सब्सटेंटिव प्रूफ क्या होता है सदन के पटल पर रखने के लिए, वो अबोध है। जिसे यह ना पता हो कि किताब वही बताई जाती है जो पब्लिश्ड हो, वो अबोध है। तो जिसको जिस प्रकार के, और अबोधता के लिए मैंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते बालक ही होगा, इसीलिए मैंने बोला। आपके नेता कह रहे हैं फ्रॉड बालक है, आपके मंत्री गिरिराज सिंह फ्रॉड बालक है, एक कह रहे हैं कि ये तो लंपटगिरी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शब्दों की मर्यादा भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय से गिर रही है। 2007 में मौत के सौदागर से लेके, और अभी फिर मैं एक और बात आज से, और 2014 में भी। देखिए, राहुल गांधी जी इनको कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, उसका प्रमाण यह है कि जब 2014 के चुनाव में इन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा वाला बयान दिया था, तब ये समाजवादी पार्टी में थे। मगर अगले दिन राहुल गांधी इनका चुनाव प्रचार करने गए थे, कोई जाके चेक कर ले, और उसके बाद सम्मान पूर्वक इनको लाए, अपनी पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया और आज सांसद बनाया। तो इसका अर्थ यह होता, फिर उसके बाद मोदी जी के बारे में, आज डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है, आप जाके एआई से सर्च करा लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितने अपशब्दों का प्रयोग किया गया होगा, वो उतना भारत में किसी नेता के लिए नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी वो नेता हैं जो भारत को जितनी ऊंचाई पे ले गए, इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं। आपने बोला था मैं घंटा घर की छत पे चढ़ जाऊंगा, मैं छत से छलांग लगा जाऊंगा सोनिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए, ये क्यों कहा था आपने? मेरे नेता हैं, वो कहेंगे चढ़ जाओ मैं चढ़ जाऊंगा, कहीं भी चढ़ जाऊंगा, वो कहेंगे हिमालय पे चढ़ जाओ मैं चढ़ जाऊंगा। अच्छा, ये कर देंगे और क्या मैं अपने नेता का आदेश मानूंगा?
वही इसलिए मैं ऑन द लाइटर नोट कर रहा हूं भाई, इनका नाम इमरान मसूद है। हम लोग जब बच्चे थे, इमरान खान बॉलिंग करते थे, उनका बॉलिंग रनअप सबसे लंबा होता था 45 कदम का रनअप होता था और 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग करते थे। इनको भी राहुल गांधी के लिए उतना लंबा आपको नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आपको बोलेंगे छत पे चढ़ जाओ, हिमालय पे चढ़ जाओ, चढ़ जाएंगे? क्यों? जो मेरे नेता हैं जो बोलेंगे। एक बात सुनिए, फौज के अंदर डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना। जो जनरल जो बोलता है जवान को तो वो करना। सुनिए, राहुल गांधी कह भी सकते हैं कि तुम चढ़ जाओ तब अगर बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी इमरान भाई। नहीं, वो कह भी सकते हैं, तो अगर बोल दिया तो चढ़ जाएंगे ना 100%। सुधांशु जी को एक बात तय करना है कि वो अबोध बालक है या शातिर हो गया है। शातिर हो गया है, अबोध बालक है या शातिर हो गया? सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब। प्रधानमंत्री जी ने तो एक शातिर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो ये कहता हूं सुधांशु जी, इसके ऊपर सोचिए। पप्पू पापा बन गया है। ओके, आप किसको पप्पू बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। वैसे साधुवाद जिसे कहते हैं ना, साधु साधु, आज मुझे लगता है जो शब्द प्रतिबंधित था हम लोगों के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं सतीश जी ने ये इंगित कर दिया। एक शातिर के बारे में देखिए, जो बातें वो कर रहे हैं वो शातिराना है और वो एक ऐसे अबोध बालक हैं जो विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी शातिर शक्तियों के हाथ के ओके, जवाब। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, कोई नैतिकता हमारे यहां भी आएगी कि नहीं आएगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। आपको ही इमरान मसूद साहब, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं हैदराबाद वाली परेशानी को यूपी में मत घुसने दो, उस परेशानी को नहीं रोका तो हमें खत्म करके जाएगा। असाउद्दीन ओवैसी के बारे में बोल रहे हैं खड़गे। नहीं, क्या विषय है वो? वीडियो वायरल है, वाली परेशानी वीडियो वायरल है। अच्छा, कौन सी है? अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, हैदराबाद वाली परेशानी है कौन सी? नहीं, वो तो एक मजाक की बात हो रही थी। अच्छा, तो एक मजाक की बात। आपकी पार्टी में मजाक बहुत होता है। नहीं, मजाक की बात थी और वो किसी ने पीछे से रिकॉर्ड करके वो कर दिया उस मजाक की बात। क्या वो? नहीं, कोई उसमें हैदराबाद वाली परेशानी कौन सी थी? नहीं, हैदराबाद की बिरयानी थी, परेशानी नहीं थी। शेरवानी। आप बच रहे हैं इस सवाल से। नहीं, वो मजाक की बात थी और ऐसी। अच्छा, कौन सी परेशानी है? असाउद्दीन ओवैसी है? नहीं, ओवैसी मुस्लिम वोट ले रहा है नहीं यूपी में। देखिए, वो एक अलग विषय है, अलग विषय तो है, जवाब तो दीजिए। नहीं, वो अलग विषय। देखिए, बिहार में 6 MLA जीत गए, सरकार चली गई ना, तो उस जीत से क्या फायदा होगा? तो वो एक अलग विषय है। तो मतलब यही बात हो रही थी, लंबा विस्तृत विषय, यही बात हो रही थी। चलिए कहना चाहता हूं, परेशानी ये है कि जुबली हिल्स के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का समर्थन किया। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने खड़े होकर जुबली हिल्स के चुनाव में बोला, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो कांग्रेस तो ये गेम खेल रही है। अब वो कहता है, अरे भाई वो सब तो छोड़ो, अरे तुम इनकी बातों में मत आना, देखना खानदानी घराना, मैं तो मोहतरमे मजलिस हूं, मैं मुहाफिजे सेकुलर सियासत हूं, मैं तो खानदानी सैयद हूं, इसलिए मेरी तरफ देखो। ये परेशानी है। मैं प्रधानमंत्री की बाइट सुनाता हूं, उस पर रिएक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री की बाइट प्ले करिए। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। अब बताओ, गांधी सरनेम से आप लोगों को दिक्कत है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्होंने सरनेम चुरा ली है गुजराती की। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो बहुत गंभीर बात है। देखिए, हम उतने 1 मिनट कहते हैं। पहली बात, ये कॉल से नेहरू कैसे हो गए और नेहरू से गांधी कैसे हो गए, और गांधी में भी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, सोनिया गांधी जी जिनका की ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है, उनके पुत्र राहुल गांधी कैसे हो गए? ये सरनेम का तो ऐसा लफड़ा है यहां के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट वाज द टेक्निकल रीजन कि महात्मा गांधी का नाम कैसे आ गया नेहरू परिवार में? जरा टेक्निकली बता दीजिए। एक इमरान मसूद, इस पे आज आप पर्दा आज पूरा पर्दा उतारी दीजिए। आखिरकार मामला क्या है? कई कांग्रेसी कहते हैं कि महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। अब ये क्या है? मतलब दत्तक पुत्र थे? महात्मा गांधी ने दत्तक पुत्र थे महात्मा गांधी के, फिरोज गांधी जब बेटे थे, मतलब महात्मा गांधी के। अब जो नई कहानी आ रही है, देखिए सुनिए, यही था। इन लोगों को पता नहीं महात्मा गांधी के बेटे फिरोज गांधी। महात्मा गांधी जी ने फिरोज जी को गांधी उपनाम दिया था, यही मैंने इतिहास में। लेकिन इस स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री किस लेवल के ऊपर जाकर के कितना राहुल गांधी से डर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर राजनीति करने पर उतर। तो फिर ये मरहूम फिरोज साहब का खानदान कहा जाना चाहिए।
फिर ये इंदिरा जी का खानदान कैसे हो गया? तो कौन कह रहा है कि फिरोज साहब अच्छा चलिए, और अगर ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो फिर राहुल गांधी जी को सोनिया गांधी का खानदान मिलना चाहिए। ये बड़ा जिगजैग है, ये बड़ा झोलझाल है। लेकिन गांधी सरनेम को लेकर एक इमरान मसूद, एक क्लैरिटी, व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, ये जो गांधी सरनेम आया है इसको लेकर प्रधानमोत्तरी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। फिरोज गांधी को ये कैसे आया? देखिए, पंडित नेहरू के बेटे मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी का विवाह हुआ फिरोज से, ठीक है, फिरोज के बेटे हुए राजीव गांधी, ठीक है ना, फिरोज और इंदिरा जी के बेटे हुए राजीव गांधी और संजय गांधी। अब फिर राजीव गांधी और सोनिया जी के बेटा हुआ राहुल। तो ये क्या है? मतलब मुझे एक बात बता, ये गांधी का कैसे है? एक सेकंड, गांधी कैसे हो गया? मुझे एक बात बता दीजिए, अब्दुल हफीज गांधी है, हमारा साथी है, अब्दुल हफीज गांधी है, आइडियोलॉजी से उसने पीछे गांधी लगा। क्या आइडियोलॉजी से है? क्या बात आप कर रहे हैं? आइडियोलॉजी है ना। फिर तो फिरोज गांधी को उन्होंने अडॉप्ट किया, फिरोज गांधी को उन्होंने अडॉप्ट किया। टेक्निकल एक और बाइट आ रही है, निशिकांत दुबे ने सदन के बाहर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं, सुनिए। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? ये इस पर कहिए, वो कहते हैं फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं, पार्लियामेंट की गरिमा का हनन करते हैं। निशिकांत दुबे 4 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जवाब, इनके मुंह से ऐसी जबान निकलती है, इसके अलावा नहीं निकलता। क्या आप लीडर ऑपोजिशन के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं प्रधानमंत्री को गाली दे दी। कहां दे दी भाई? आपने स्पीकर के कमरे में बता दिया हमने बुरा भला कहा। आप बताओ कहां का? ये फटीचर राहुल गांधी को कह रहे हैं आपके नेता, क्यों? देखिए, मेरा ये कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार का आचरण दिखाया है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई वो वाली बात है। अब वो टी शर्ट पहन के आते हैं संसद के अंदर, ठीक है, चूंकि लिखित में कोई नहीं है, मगर आप ब्रिटिश संसद में नहीं जा सकते, वहां बाई चांस लिखित है। और आप अपने क्लास में अगर जाते हैं, अगर इम्प्रॉपर ड्रेस में, तो टोक दिया जाता है। कंपनी के ऑफिशियल मीटिंग में नहीं जा सकते। और तो और छोड़िए, जब वक्फ बोर्ड के ऊपर मीटिंग हो रही थी, वोटिंग, हम लोग रात में 3-3 साढ़े 3 बजे तक जगे हैं। ये नाइट सूट वाला पैजामा पहन के आ गए। ये क्या है? ये संसद के अंदर की मर्यादा। आप राहुल गांधी का पैजामा भी देख रहे हैं आप? अरे उस समय पूरी उसमें दिखाया गया कि वो झमक झोला ऐसा पैजामा पहन के आ गए रात में। भाई साहब, अब पैजामे जीन तक बात आ गई है, फटीचर तक बात आ गई है। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं फटीचर में? मैं चाह रहा हूं कि आप राहुल गांधी साहब के ड्रेसिंग सेंस को लेकर के जो है बात कर रहे हैं। अरे आपके चुने हुए सांसद दूसरे सांसद को सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस पर कोई नहीं बात होती है। मित्रा की बात कर रहे हैं किसकी आप बात कर रहे हैं? रमेश भिदुड़ी जो आपके यहां से थे, उन्होंने कुंवर दानिश अली के लिए क्या शब्द का प्रयोग करा था? कौन सी आपको आपत्ति नहीं लगी? सदन की गरिमा उस वक्त तार नहीं हुई। और सुनिए, सूप नका जैसा व्यंग करा जाता है, तब गरिमा जो है नहीं बोला गया। सूप नका बोला नहीं गया। बयान हम भी समझते हैं। ओके। अब रामायण में तो कई पात्र हैं, राम भी हैं, नहीं देखिए, रावण भी है। सिर्फ मोदी जी ने ये बोला था। सुनिए, कांग्रेस की कड़ुआ नहीं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं। कांग्रेस की एक कद्दावर महिला सांसद अट्टहास कर रही थी। उस अट्टहास को सुनकर सिर्फ मोदी जी ने यह कहा कि बहुत दिनों बाद रामायण सीरियल की याद आ गई। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, मगर उड़ता तीर पकड़ लेना इसे कहते हैं। उड़ता तीर पकड़ लेना इसे कहते हैं। अगली बाइट किसकी है ये देख लेते हैं। इमरान मसूद साहब की अगली बाइट। इमरान मसूद ने क्या बोला ये सुन लेते हैं। इनकी तो उसके अंदर जो पढ़ा जाता है वो मेरे दीन के मुताबिक नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे गा सकते हैं? कोई मुसलमान नहीं गा सकता। वंदे मातरम को लेकर आपने ये बयान दिया, क्या आपको लगता है ये जो सरकार अब पूरा का पूरा वंदे मातरम गवाएगी? क्या लॉजिक है इसके पीछे? खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा, राष्ट्रगीत है। गाएंगे नहीं? गाएंगे नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये एजेंडा क्या है? नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। ये हिम्मत होनी चाहिए अपने पक्ष में बोलने की। सही है गलत अलग बात है। हमारे यहां देखिए तमाम नेता ऐसे आग खड़े होते हैं, अंट शंट बोलेंगे धर्म के बारे में, और उसके बाद जीत के भी आएंगे। इसी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइएगा इस देश की, एमएलए की हो या एमपी की, जहां 80% मुसलमान हो और इस्लाम धर्म के बारे में चू बोल के भी जीत जाए, और यहां पे 10-10 गज की जवान निकाल के आए बाएं शाएं बांध के लोग जीत के आते हैं। इसलिए क्या होता है, जीतती क्या है?
सही गलत छोड़िए, टीम स्पिरिट जीतती है। ओके ओके, आप सुनिए, एक और कह देता हूं। अच्छा, ये कहते हैं कि इनके दीन के मुताबिक किसी और को सजदा नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं, बादशाहों को तो सजदा होता था? नहीं। जब बादशाह आते थे तो बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह रहे, ये बोला जाता था। ओके, नहीं। अच्छा, आपको पता सजदे कितने प्रकार के? नहीं। मैं बता रहा हूं, आपको पता सजदे कितने प्रकार के? आपकी बात से नहीं मान, मैं क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा, जो बा मुलायजा होशियार बोला जाता था उसमें यह भी लाइन थी, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह। और सुनो, बादशाहों के सामने जाके ये करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सजदा नहीं था, मुल्क पे नहीं करेंगे, बादशाहों के आगे करेंगे। बोलिए आप देखिए, वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में आज भी गाया जाता है, आज लेकिन काटा हुआ। अच्छा, संसद का सत्र जब खत्म होता है आप गाते हैं कि नहीं? नहीं। ओह, वेरी सिग्निफिकेंट थी। अरे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच। मैं खड़ा हूँ सम्मान में। अब कांग्रेस से जवाब चाहिए मुझे, कांग्रेस से क्या बात सवाल अब कांग्रेस से जवाब चाहिए कि संसद के पटल पे खड़े होकर उनका सांसद कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलता हूँ। सुनिए, राहुल गांधी विल से इट इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट। नहीं, सुनिए, आप शोर मचाने से नहीं हो। मैं वंदे मातरम होता है सबसे पहले खड़े होने वाले हूं। मैं मंदिरों में भी जाता हूं, आरती होती है, मंदिरों की आरती के अंदर खड़ा होता हूं, लेकिन आरती नहीं करता हूं क्योंकि मेरा धर्म, मेरा तरीका, मुझे जो इजाजत देगा मैं वो करूंगा। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि आप मेरे तरीके से खड़े होकर के नियत बांध के। लेकिन वंदे मातरम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पूरा वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए ना, करे ना, पूरा हो या अधूरा हो, वो मुझे उससे वो नहीं है। पर जो बाइट थी वो प्ले करता हूं, राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। क्यों कह रहे हैं इमरान मसूद राहुल गांधी की मोदी डरे हुए हैं? क्यों? 30 सेकंड आपके, अब अपनी बात को रखिए। मोदी जी अगर डरे हुए ना होते तो राहुल जी की बात सुनते और जवाब देते और देश के सामने बताते आकर के। लेकिन राहुल जी की बात सुननी है, जवाब तो दूर की बात है। तो आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट रख लीजिए, ओपन डिबेट रख लीजिए, बिना सेंसर के पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश देखे, राहुल जी भी बोले और वो भी बोले, मर्यादा के साथ तो डिबेट करनी पड़ेगी ना। अब ये मर्यादा कौन तय करेगा? मर्यादा कौन तय करेगा? अमर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने नहीं किया। मर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के पीछे लगे हुए उपनाम को लेकर के किसने किया? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं बिना सेंसर के डिबेट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं उसकी भी जरूरत नहीं है। एक फैक्ट जो राहुल गांधी ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए आज के जमाने में, और जो बाकियों ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए जाके। अच्छा, एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी रेलिंग पे खड़े हैं और वीडियो भी आया, रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया, उस पर बहुत बड़ा विषय बन गया। इमरान मसूद, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत लाइटर मोड के अंदर बात हो रही थी और बीजेपी ने उसको अननेसेसरी उठाया, बहुत लाइटर मोड पे। अभी राहुल गांधी रेलिंग पे क्यों खड़े हैं? मतलब मेरा ये कहना है कि हंसी मजाक की बात थी, ये सभी है। ओके ओके ओके, कॉलेज वाले हैं, वो कह रहे हैं कॉलेज वाले कॉलेज की तरह खड़े हुए हैं। नहीं, वो मेरा ये कहना है, देखिए उसमें कोई बात नहीं। वो गद्दार कहना तो बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि रणवीर सिंह बिट्टू सिर्फ एक सांसद नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के परिवार के हैं। मगर हकीकत में जानते क्या है, जो कोई भी खुददार है, देश का वफादार है, उसके लिए आज की डेट में कांग्रेस में रहना दुश्वार है। आखिरी राउंड, रैपिड फायर राउंड। पहले बीजेपी से एक सवाल, फिर कांग्रेस से एक सवाल, एक एक लाइन में जवाब देना है, एक लाइन से ऊपर जवाब नहीं देना। बीजेपी, क्या राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, हाँ या नहीं? इसका निर्णय चुनाव आयोग और कोर्ट करेगा। क्या संसद में इमरान मसूद? वैसे मैं कहूंगा नहीं लगनी चाहिए, ताकि वो चुनाव लड़ते रहे और हमें जिताते रहे। ओके, इमरान मसूद, क्या संसद में सड़क छाप सियासत हो रही है, हाँ या नहीं? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा जवाब। संसद में किताब कोट करना सही है या गलत? सुधांशु त्रिवेदी, अगर छपी हुई ऑथेंटिक किताब है तो कोट की जा सकती है। ओके ओके, आपसे, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता गद्दार होते हैं इमरान मसूद? नहीं, ये देखिए, गद्दार और वफादार की तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, अगला सवाल, सदन चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है या विपक्ष की? सुधांशु त्रिवेदी, मानवीय बात है, जो बड़ा दल है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, जो सबसे बड़ा उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, मगर दोनों ही मिलकर चलते हैं। ओके, कांग्रेस में आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या सोनिया गांधी? जवाब इमरान मसूद। इसमें तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी छोटी हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे जी तो खुद कहते हैं मैं आला कमान से पूछूंगा। ठीक है, अगला सवाल, आखिरी सवाल है, राहुल गांधी
बीजेपी के लिए चुनौती है या सियासी एसेट? देखिए, हमारे हिसाब से तो वो भाजपा के लिए सियासी एसेट और देश के लिए चुनौती है। ओके, आपसे सवाल इमरान मसूद, कांग्रेस की हार पर हार के लिए पार्टी जिम्मेदार है या राहुल गांधी? कैसा सवाल है? आपके लिए बताइए राहुल ना, गांधी। हार पे हार के लिए कौन जिम्मेदार है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी और पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक ही है। अच्छा ठीक है, ज्यादा बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी। ओके, राहुल गांधी। चलिए बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया। राहुल गांधी है, आगे प्रियंका गांधी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार, पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा, और अब लोग सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा।